Hello and assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we have a very special guest here with us today. I'll be firstly introducing Dr. Saeed Mustafa. He's currently working as the assistant professor at the School of Dentistry, PIMS. He's serving as the CEO of Smile Center and Dental Clinic. He's also the CEO of DICE Institute, which is a continuing education dental institute in the heart of Islamabad. He is also currently working as the General Secretary of the Insaf Doctors Forum for Pakistan Tehreek-e-Insaf, in which capacity he has worked with Pakistan Medical Council for dental related things. He has had contributions towards the Sehat card and has also worked as the Special Assistant to the Health Minister. Thank you so much for joining us here today, Dr. Saeed. बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं. बहुत लोगों ने जब हम इंस्टाग्राम पर पूछते हैं कि किसका इंटरव्यू करें, तो काफी लोगों ने आपका नाम लिया, स्पेशली जो इस्लामाबाद में लोग, हमारे जो फॉलोइंग है जो इस्लामाबाद में पढ़ती है, तो काफी लोगों ने आपका नाम लिया. तो then I searched you up and I found out that you're working, because I myself am a very vocal PTI supporter. If you follow me on Instagram, you'll see I'm a very big on politics. I always wanted to be a politician. अब्बू ने मुझे मेडिकल साइड में भेज दिया. But then I was like, oh wow. Let me clear one thing. I'm not a politician. Yeah, I'm just working health reforms. Yeah. And especially the dental reforms. I know, absolutely. तो वही मैं सोच रहा था, how do I not know that a very renowned dentist is a general secretary at the Insaf Doctors Forum? So I was very surprised. So thank you so much for taking time out today. You're most welcome. चलें, फिर आपकी permission के साथ should we start the interview? जी जरूर. Okay, so firstly, sir, tell us briefly about your introduction, how you got into dentistry, how was your journey through dental school, वो 4 साल कैसे थे, आप कहाँ से graduate किए, वो just a brief introduction के, how were those initial years of dentistry like? यार मेरी स्टोरी भी बिल्कुल सेम 90% डेंटिस्ट की तरह की है. हम MBBS में एडमिशन लेना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ, BDS में हुआ. BDS में एडमिशन ले लिया, फिर BDS पसंद आ गई, फिर उसी में इसका पैशन बन गया एंड सो ऑन. चले, वेरी गुड. बस ज्यादा डेंटिस्ट की यही वो होती है. ज्यादा डेंटिस्ट की यही है. और मेरा एडमिशन हुआ था रिफा यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज के नाम से है, इस्लामाबाद में. Absolutely. एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, स्पेशली डेंटल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. और अगर कोई जूनियर्स सोच रहे हैं इस बारे में कि अच्छा कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कौन से कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, आई विल स्पेशली रिकमेंड जो रिफा का डेंटल कॉलेज है, वो बहुत अच्छा है. डेंटिस्ट्री के पॉइंट. थैंक यू सो मच. ऑलराइट सर, लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स. बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, स्पेशलाइजेशन 4-5 में ही होती है डेंटिस्ट्री में पाकिस्तान में मेजरली. तो व्हाई ऑर्थोडोंटिक्स? बिकॉज आई पर्सनली मैं ऑर्थो से बहुत भागता था फाइनल ईयर में, बट यू चोज ऑर्थोडोंटिक्स, you're a specialist on orthodontics, so why ortho? Like what's the thought behind that? यार हर चीज के पीछे ना एक कहानी है, इसके पीछे भी एक कहानी है. अच्छा जी, वो कहानी सुनाइए. कहानी है कि मैंने सी आर्थो के लिए एडमिशन लिया. डॉक्टर अफीफ हैं जो आर्थोडोंटिस्ट है, उनके पास मैं सी आर्थो कर रहा था. तो सी आर्थो करते करते उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारे अंदर रिसर्च वाली चीज है, तुम्हारे अंदर और आगे बढ़ने वाली चीज है, तो तुम्हें कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए. तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए. Right. फिर ऑब्वियसली सी आर्थो कर रहा, तो वो भी आर्थोडोंटिस्ट से, तो उन्होंने मुझे आर्थोडोंटिक्स में जाने के लिए एनकरेज किया. तो मीनवाइल उस वक्त MDS इस्लामाबाद में नया स्टार्ट हुआ था. एंड मैं वैसे ही इंटरव्यू देने गया, टेस्ट दिया, वो क्लियर किया. वहां तक मेरी अभी इंटेंशन नहीं थी पोस्ट ग्रेजुएशन करने की, बट टेस्ट दिया, वो क्लियर हुआ, इंटरव्यू दिया, वो क्लियर हुआ. अच्छा. तो जब डॉक्टर रफीफ से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बड़ा फोर्स किया कि ये तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्राइवेट डेंटिस्ट्री करने के बाद, BDS करने के बाद फिर प्राइवेट MDS करना, इट्स अ लॉट पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेकिन उन्होंने मुझे एक विजन दिया इस चीज का सोचने का कि ये मनी जो है, ये पैसे जो है, ये मैटर नहीं करते. एंड यू विल बी अ कंसल्टेंट. 6-7 महीने में
आपके ये पैसे पूरे हो जाते हैं। सो आई स्पेशली थैंक डॉक्टर अफीफ जिन्होंने मुझे इंकरेज किया और मैं इस तरफ आया और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। अच्छा, चले, वेरी गुड। अच्छा सर, नाउ यू रन अ स्माइल सेंटर एंड स्माइल सेंटर एंड स्किन क्लिनिक के नाम से आपका है क्लिनिक। अच्छा, तो सर फर्स्टली व्हेन यू स्टार्टेड योर ओन प्राइवेट प्रैक्टिस, हमें प्राइवेट प्रैक्टिस मैनेजमेंट उस तरह से सिखाई नहीं जाती अंडरग्रेड में, ठीक है? वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारी स्टडीज का जो हमें आना चाहिए, बट किसी डेंटिस्ट को उस तरह से आउट ऑफ अंडरग्रेड आता नहीं है। तो वो आपने कैसे सीखा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो आपने स्किन, जो डर्मेटोलॉजी का एक एस्पेक्ट अपने क्लिनिक में रखा हुआ है, व्हाई इज दैट सो इम्पोर्टेंट टू हैव इन अ डेंटल क्लिनिक अलोंगसाइड डेंटिस्ट्री एंड डर्मेटोलॉजी? अच्छा, जो क्लिनिक मैनेजमेंट के स्किल्स हैं ये मैंने वक्त के साथ साथ सीखे हैं और ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। Yeah, absolutely. सबसे पहले मैंने जो अपना क्लिनिक किसी और के साथ क्लिनिक कर रहा था वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें नोट की, क्या चीज़ें कम थी वहाँ पे। फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपना क्लिनिक बनाता हूँ। अपना क्लिनिक बनाने के लिए मैंने पूरा इस्लामाबाद का एक सर्वे किया। उस सर्वे में मैंने जो चीज़ नोट की वो ये थी कि लोकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि Absolutely. लोकेशन क्या होनी चाहिए क्लिनिक की। सर आपकी लोकेशन अ, बहुत अच्छी है क्लिनिक की। हाँ, अब अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था स्पेस अवेलेबल फॉर रेंट। तो मैं एक दोस्त के साथ अपना गाड़ी में जा रहा था तो मैंने देखा, उस दोस्त ने मुझे मना किया कि नहीं यार ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ पे नहीं लेना। अब ये लोकेशन के हिसाब से ठीक है लेकिन ओवरऑल जब आप बिल्डिंग की लुक देखते हैं ना तो उस हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो उसने मुझे मना किया, पर मैं आगे से यू टर्न लेके फिर वापस आया। मैंने जगह देखी, मैं अंदर गया तो मैंने बगैर कुछ सोचे समझे उसका एग्रीमेंट उसी वक्त कर लिया कि मुझे यही जगह चाहिए। अच्छा। और ये टोटली प्योरली मेरा अपना डिसीजन था। मेरे दोस्त हालांकि उस वक्त मेरे जो साथ था वो मुझे मना कर रहा था इस चीज से, और रेंट इस जगह का बहुत ज्यादा था। बट आई एम श्योर बिकॉज बिल्कुल सेंटर ऑफ इस्लामाबाद F8 में है मेरे ख्याल से, राइट? F8 में बिल्कुल। बिल्कुल। या बिल्कुल सेंटर ऑफ इस्लामाबाद में, सो आई एम श्योर रेंट भी बहुत ज्यादा होगा। तो आई गॉट दिस प्लेस और लोकेशन अच्छी थी, अंदर से इसकी हालत अच्छी नहीं थी। तो मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इसकी अंदर से, इसके इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर लगाई। बिल्कुल। तो उससे एक उसका इम्पैक्ट चेंज हो गया क्लिनिक का। फिर साथ ही क्योंकि जगह बड़ी थी तो आई हैव टू स्टार्ट समथिंग एल्स विद इट। तो मैंने फिर सोचा कि क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक के साथ और क्या चीज स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई केम अप विद आइडिया के स्किन एंड एस्थेटिक के साथ। तो फर्स्ट 1 ईयर मुझे कोई अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट ढूंढने में टाइम लग गया। तो मैं 1 साल तक सिर्फ डेंटल क्लिनिक करता रहा। सो आफ्टर 1 ईयर आई गॉट अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट। फिर उनके साथ मिलके हमने डर्मा के प्रोसीजर्स भी स्टार्ट कर दिए। ओके सर, ये कितना जरूरी, लाइक ये जो लोग अपना नया क्लिनिक शुरू करते हैं, कितना बेनिफिशियल है हैविंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट? इज इट बेनिफिशियल? आपने खुद क्या रियलाइज किया अपना ये शुरू करके कि इज इट बेनिफिशियल कि एक के क्लिनिक में हो, जो अफोर्ड कर सकता है वो रखे, या जो नहीं, जो लाइक आपने प्रोज एंड कॉन्स वे किए होंगे, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या ख्याल है आपका? देखें, टोटली डिफरेंट है। जो करना चाहें कर सकते हैं, जो ना करना चाहें वो नहीं करना चाहिए उनको। द ओनली पॉइंट इज के जितना आपकी इन्वेस्टमेंट डेंटल क्लिनिक पे है और जितना उसका रिटर्न है उतना नहीं है स्किन के अंदर। ओके। एन एडिटिव थिंग बट इट्स नॉट अ प्योरली प्रॉफिटेबल। के जिस तरह आपका डेंटल क्लिनिक से प्रॉफिट हो रहा है उतना ही आप एक्सपेक्ट करें कि स्किन से हो रहा है, तो उतना नहीं हो रहा होगा, इतना नहीं क्योंकि होता। ऑब्वियसली यू आर नॉट द मेन पर्सन ओवर देयर। या तो आपने किसी न किसी को हायर करना है, आगे किसी और ने ही प्रोसीजर्स करने हैं। यू कांट डू या ऑल द प्रोसीजर्स। तो एब्सोल्युटली। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। बट व्हेन यू रिलेट थिंग्स, स्किन के पेशेंट डेंटल में आ जाते हैं, डेंटल के पेशेंट स्किन में चले जाते हैं, और ओवरऑल पीआर आपकी बनती है, ओवरऑल क्लाइंटेल बढ़ती है आपकी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वो है। लेकिन वो जो आपका मेन फोकस है डेंटल प्रोसीजर्स के ऊपर, डेंटिस्ट्री के ऊपर, वो थोड़ा सा हट जाता है। सो आई विल रिकमेंड, अगर तो एक अच्छा सा सिर्फ डेंटल का सेटअप बना लिया जाए तो दैट्स मोर प्रॉफिटेबल। या लेकिन अगर साथ स्किन का भी हो तो उसका नुकसान कोई नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा प्रॉफिट। प्रॉफिट
That's the answer that I was looking for. Chale sir, moving on to IDF. You are serving as the General Secretary for Insaf Doctors Forum. How has that experience been? And आप इस तरफ कैसे आए? मैं ये जो IDF वाली ये जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है इसकी तरफ मैंने कैसे कहा आए? इसके पीछे भी कोई स्टोरी होगी, वो स्टोरी सुनना चाहते हैं। हाँ जी। पीछे स्टोरी ये थी कि पीटीआई का जलसा हो रहा था और हमने दोस्तों ने डिसाइड किया कि जलसे पे जाते हैं। जलसे पे गए तो हमें वो बहुत दूर जगह मिली, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जहाँ से साहब जो है ना वो स्टेज पे बस थोड़ा सा उनकी झलक नजर आ मैं रही भी होती। अभी मीनारे पाकिस्तान के जलसे पे गया था जो अभी हुआ था, उसमें भी बस झलक ही आ रही थी खान साहब की। तो देन आई डिसाइडेड मैंने अपना माइंड बना लिया कि मैंने स्टेज पे जाना है, जैसे भी जाना है तो मैंने स्टेज ओह पे वाओ, जाना अच्छा ओके। है। तो उस वक्त भी मेरे काफी दोस्त थे पीटीआई में, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा मैंने पीटीआई ज्वाइन करनी है और किस तरह करना है ये वो। सो मेरे एक दोस्त हैं जुबैर नियाजी, आपको हाँ जी अभी बिल्कुल, लाहौर तो पीटीआई लाहौर ये के लाहौर प्रेसिडेंट जो में थे। जिनको काफी मार भी पड़ी है, मैंने हाँ जी उनसे हाँ जी। रब्ता किया, उन्होंने मुझे इंसाफ डॉक्टर्स फोरम का बताया। तो मैं उनकी पहली मीटिंग में एज एन ऑब्जर्वर गया तो जब मैंने देखा तो बहुत सी चीजें हेल्थ से रिलेटेड वो हो रही थी, हेल्थ रिफॉर्म्स पे, तो उस पर मेरा पहले से ही काफी विजन था उसके ऊपर, हेल्थ रिफॉर्म्स के ऊपर आए। मैंने अपना इनपुट दिया, जब इनपुट दिया तो दे न्यू कि इसके अंदर कोई पोटेंशियल है, यू कैन डू समथिंग। तो मुझे ऊपर ले आया, मुझे एक पोजीशन दी, फिर मैं इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट बना, फिर मैं पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी बना। सो अभी 4-5 साल हो गए हैं। पार्टी ने मुझे मेरे काम को इतना पसंद किया है कि वेरी वो नाइस। कहते हैं कि जनरल सेक्रेटरी इसी को रखना है हमने हमेशा के लिए। दैट इज अमेजिंग, स्पेशली ये हमारी डेंटल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है कि माशाल्लाह से एक डेंटिस्ट एंड ही इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंसाफ डॉक्टर्स फोरम। इट्स एन अमेजिंग, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इट्स अ वेरी गुड फोरम, या स्पेशली हेल्थ रिफॉर्म से रिलेटेड या एंड बीइंग अ डेंटिस्ट। जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो डेंटल रिफॉर्म्स की चीजें हैं वो हम हेल्थ मिनिस्टर से कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको याद होगा जो सेहत इंसाफ कार्ड जब डेवलप हो रहा था तो आई वाज स्पेशल असिस्टेंट टू द हेल्थ मिनिस्टर। एब्सोल्युटली। तो मैंने उसमें बहुत सी चेंजेस की, मैंने बहुत से इनपुट्स दिए उसके अंदर और हमने इसको एक सक्सेसफुल मॉडल बनाया। फिर आप हम डे वन से हम ये लगे हुए हैं कि हेल्थ कार्ड के अंदर हम डेंटल प्रोसीजर्स भी डलवा सकें, या ताकि जो डेंटल के ऊपर फोकस है गवर्नमेंट का वो डेंटिस्ट्री के प्रोसीजर्स के ऊपर आ सके। तो बिल्कुल। हमने इसके ऊपर काफी काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्होंने प्रोसीजर्स को कवर करना है, जिन्होंने इसके बदले में पैसे देने हैं, वो थोड़ी रिलक्टेंट थी। बट समहाउ हमने ट्रामा और मैक्सिलोफेशियल के बिल्कुल। कुछ प्रोसीजर उसमें डलवा दिए। लेकिन आई एम होपफुल कि जब नेक्स्ट पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो बहुत से डेंटल के प्रोसीजर्स हम उसके अंदर डलवा देंगे हेल्थ कार्ड। इंशाल्लाह सर, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज अबाउट टू, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही सेहत कार्ड के बारे में था, बिकॉज यू वर द स्पेशल असिस्टेंट टू द हेल्थ मिनिस्टर, टू डॉक्टर फैसल सुल्तान आई अज्यूम, राइट? नो, आई वाज स्पेशल असिस्टेंट टू आमिर कियानी जब अच्छा, वो डॉक्टर थे आमिर। फर्स्ट। ओके सही है। सो मैं वही, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चीज के बारे में था कि सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ केपीके में तो पिछले 10 साल से है, ऑलमोस्ट 9 ईयर से है। अब पाकिस्तान जब पंजाब में इंट्रोड्यूस करना था, पंजाब में इंट्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ी बात है, सेहत इंसाफ कार्ड जैसी चीज पंजाब में जब इंट्रोड्यूस हो तो वो इट इज ऑब्वियसली अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को आपने कवर करना है फिर, एंड स्पेशली पूरे पंजाब को फिर आपने कवर करना है। तो एक तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, मेरा क्वेश्चन ये था, वो तो आपने थोड़ा सा बता दिया कि उस पूरा जो आपने लेके चले होंगे कि सेहत इंसाफ कार्ड इंट्रोड्यूस कराना है, उसके पीछे कॉन्वर्सेशन क्या थी कि कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, और वंस अगेन वो आपने ये सारी कॉन्वर्सेशन बिहाइंड सेहत कार्ड कैसे चली। और क्योंकि हमने भी अपने, अब जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ वहां भी जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के प्रोसीजर्स हैं वो हम हॉस्पिटल साइड में डलवा के हम मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के प्रोसीजर जो ओटी के सर्जरीज हैं वो हम कर देते थे। बट डेंटल में बहुत पेशेंट्स आते थे, वो पूछते थे कि सेहत कार्ड नहीं चल रहा। खैर अब तो हमारे हॉस्पिटल ने सेहत कार्ड लेना ही बंद कर दिया फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, बट खैर वो अब इंशाल्लाह हो जाएगा विद टाइम। बट वही कॉन्वर्सेशन बिहाइंड सेहत कार्ड क्या थी, मैं बस ये जानना चाह रहा था आपसे। बस देखें जी, शुरू से ही जो इमरान खान का विजन था वो शुरू से ही ना उसकी उनकी प्रायोरिटी में हेल्थ है।
हेल्थ एजुकेशन, ये 2 चीजें उनकी प्रायोरिटी में। हेल्थ जो प्रायोरिटी थी, उसी वजह से he came up with the idea of शौकत खानम हॉस्पिटल। उन्होंने वो एक इतना बड़ा चैरिटी हॉस्पिटल बनाया। उसी कॉन्सेप्ट को लेके आते हुए उन्होंने कहा कि आई वांट टू गिव फ्री ट्रीटमेंट टू द पुअर पीपल। सो हमने शुरू में जब ये काम स्टार्ट किया तो पहले केपीके में जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे उनको दिया गया। फिर इसी तरह फिर इस्लामाबाद से स्टार्ट हुआ। इस्लामाबाद में, एजेके में और जीबी में, ये तीनों फेडरल में आ रहे थे। तो डिसाइड ये हुआ कि बिलो पॉवर्टी लाइन को हेल्थ कार्ड दिया जाए। सो हमारी काफी मीटिंग्स होती थी इसमें। मुझे अब भी याद है जब शुरू में मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त ये प्रोसीजर चल रहा था कि कौन कौन से बेसिक प्रोसीजर्स हैं जो हम इंक्लूड करें। सो इसके ऊपर जब हमारी इमरान खान से मीटिंग हुई तो उनका मेन जो फोकस था वो ये था कि यार जब कोई बड़ी बीमारी किसी के घर पे आती है तो उसको अपने घर की सारी चीजें बेचनी पड़ जाती है। तो हमें सबसे पहले उन लोगों को कैटर करना है कि किसी को अगर दिल का कोई ऑपरेशन कराना है, किसी को कैंसर का कोई इलाज कराना है, तो अपने जो घर की चीजें हैं वो बेच के या किसी से उधार लेके वो ट्रीटमेंट ना करानी पड़े। उनके पास इतना पैसा गवर्नमेंट उनको दे कि वो उस पैसे से एटलीस्ट जो बड़ी डिजास्टर्स डिजीजेज हैं उनकी मैनेजमेंट कर सके। तो शुरू में ये जो चीजें थी, फिर इसमें हम डिस्कशन करते करते इसमें हमने डिलीवरी का भी बीच में डाल दिया। इसी तरह कुछ और इंडोर हॉस्पिटल्स की जितने भी चीजें थी वो हमने इसके अंदर डलवा दी। एंड इवेंचुअली फिर इसका एक बड़ा एक आप ये कह सकते हैं कि फेयर एंड फाइन जो है ना, इसका एक मैकेनिज्म होता है कि आप इसकी बिड ओपन करते हैं। बिड ओपन करने में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आ जाती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट पर कार्ड या पर फैमिली जो है वो 1800 रुपया दे रही है एक कार्ड के ऊपर। सो वो जब करोड़ों में जाते हैं तो वो पैसे बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अब उस 1700 और 1800 के बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो फिर 10 लाख रुपया जो है वो उस मरीज के इलाज पे जितना भी लग रहा है, वो जरूरी नहीं है कि 10 लाख लगे, लेकिन वो जितना भी लगेगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये उस वक्त जो है वो स्टेट लाइफ ने जीता था, ये सबसे कम बेड उनकी थी, स्टेट लाइफ उन्होंने ये जीता। फिर उस प्रोसेस को वो लेके चले। फिर इमरान खान के, और ये सारे आइडिया जो है ना सेहत कार्ड वाले, ये इमरान खान के अपने हैं। इनको मतलब किसी डॉक्टर ने, किसी ने कुछ नहीं दिया। फिर ही केम अप विद आइडिया कि नहीं, अब जो है सबको आपने हेल्थ कार्ड देना है। सो इस्लामाबाद, पंजाब, पहले केपीके में दिया सबको, पूरी पॉपुलेशन को दे दिया। I still find this so unbelievable कि पंजाब जैसे प्रोविंस में हम जैसे लोग जो बहुत प्रिविलेज्ड हैं, जो एक अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, उनको भी सेहत कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई थी। मुझे अभी तक बड़ा अनबिलीवेबल सा लगता है कि ये कैसे हो गया था। तो जो आप बता रहे हैं, जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट थी तब तक ये बलोचिस्तान और सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान में सबको मिल गई। बिल्कुल सही, you're absolutely right। हमारे घर में जो हाउस हेल्प हैं, हर हस्बैंड उनको एमआई हो गया था, तो उनका होना था कैबेज होना था। तो सर वो लिटरली आई थिंक उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर्स हॉस्पिटल में हुआ था, जहां पे हम भी जाते हुए दूसरी दवा सोचते हैं। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव हॉस्पिटल ऑफ लाहौर। तो वहां पर उनका 6.5-7 लाख का ऑपरेशन हुआ था। एंड शी लिटरली आई स्टिल फाइंड दिस सो फनी कि वो कहती थी कि वो डॉक्टर्स ने इमरान खान को कॉल किया, इमरान खान ने 6 लाख रुपए भिजवा दिए। तो वो तो एंड शी वाज अपॉल्ड कि ये कैसे हो रहा है कि हमारे इतने पैसे बच गए और वो भी हो गया। बट यस, आई हैव सीन हमारे इस तरह की बहुत सी अच्छी चीजें हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो डेंटिस्ट्री रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो आपके इस इंटरव्यू के तवसत से मैं उन डेंटिस्ट, यंग डेंटिस्ट या जो भी इंटरव्यू सुन रहे हैं, अगर वो हेल्थ में या डेंटिस्ट्री रिफॉर्म में कुछ आगे करना चाहते हैं तो वो हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। हम उनको पूरी अपॉर्चुनिटी देंगे। इसकी मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब कोविड आया तो सबकी पॉलिसी बन रही थी, लेकिन डेंटल क्लिनिक कैसे चलने चाहिए, डेंटिस्ट के ऊपर क्या होना चाहिए, इसकी कोई पॉलिसी नहीं बनाया था। सो इट वाज द फर्स्ट टाइम
मैंने और डॉक्टर आसिम रियाज हैं लाहौर से, उन्होंने हमने मिल के आसिम खटाना जो है कोविड के ऊपर डेंटिस्ट से रिलेटेड हमने पहली दफा नेशनल पॉलिसी बनाई कि अगर कोविड आ गया है तो अब डेंटिस्ट ने कैसे एसओपीज के ऊपर अमल करना है। यस सर, बिल्कुल। वो जो एक 4 to 5 पेज का डॉक्यूमेंट था। जी जी जी, आप उसमें नीचे जाके देखें मेरा और आसिम का नाम लिखा होगा, वो आसिम ने और मैंने मिलके बनाई है। डॉक्टर आसिम से तो मेरा और भी बहुत सी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल सर। और डेंटल से रिलेटेड क्या रिफॉर्म्स की बात हो, डेंटल रिफॉर्म्स की बात क्या हुई थी एटलीस्ट, ये थोड़ा सा अगर आप इस पे लाइट शेड कर सकें। सर ओवरऑल तो देखें, जब सबसे पहली जो डेंटिस्ट्री रिफॉर्म्स की बात थी वो मैंने बताया आपको कि सेहत कार्ड के अंदर हमने डलवाना था। फिर हमने वो कोविड से रिलेटेड पॉलिसी बनाई। उसके अलावा हम ये चाह रहे थे कि हमारी डेंटल के ऊपर एक ओवरऑल एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए हमें, कि कब हमने लोगों को एजुकेट करना है डेंटिस्ट्री डेंटल डिजीजेस के ऊपर, कब हमने प्रिवेंशन की तरफ फोकस रखना है। जिस तरह हम बहुत सी बीमारियों से एक प्रॉपर कैंपेन करते हैं कि ये बीमारी ना हो, उसकी प्रिवेंशन करते हैं, इस तरह डेंटिस्ट्री की प्रिवेंशन की, डेंटल डिजीजेस की प्रिवेंशन के ऊपर हमारी पूरी कैंपेन गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए और हमारी ये नेशनल पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। फिर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना, उसके अंदर बहुत से डेंटिस्ट्री से रिफॉर्म से रिलेटेड चीजें, उसकी अपनी कुछ चीजें हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं। यस सर। हम उसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन ओवरऑल अब आप देखेंगे कि बहुत से डेंटिस्ट जो बाहर से डिग्रीज करके आते थे वो सालों ख्वार होते रहते थे कि उनकी डिग्री को लेवल 2 भी मिलेगा, लेवल 3 मिलेगा, या उनकी डिग्री रिकॉग्नाइज होगी या नहीं होगी। इसके ऊपर हमने काफी काम किया। राइट। और इसके अलावा बहुत से ऐसे डिग्रीज हैं जो क्लिनिकल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो एजुकेशन से रिलेटेड है, एकेडमिक से रिलेटेड है। तो वो किस तरह उसको बाइफरकेट करना कि कोई कौन सी क्लिनिकल है और कौन सी नॉन क्लिनिकल है, इसके ऊपर हमने काफी काम किया। इस तरह की और भी बहुत सी चीजें थी जो पीएमसी में थे। हुकूमत चलती तो ये एग्जीक्यूट भी हो जाती बट अनफॉर्चुनेटली। बड़ी बात है कि आप बहुत से डेंटिस्ट से पूछेंगे, जब से पीएमसी आई थी उनको पीएमसी के अंदर जाना नहीं पड़ा, उनको घर बैठे जो है ऑनलाइन सिस्टम हो गया था और ऑनलाइन उनका ये तो हमने भी रियलाइज, हम वो बैच हैं जिन्होंने इसका सबसे पहले फायदा उठाया कि हमारे घर हमारा लाइसेंस भी आ गया था, प्रोफेशनल लाइसेंस भी आ गया था, सब हमें इस्लामाबाद नहीं आना पड़ रहा 4 घंटे ड्राइव करके। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, तो हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। आप सही कह रहे हैं, पीएमसी की बहुत कुछ नेगेटिव चीजें भी थी, कुछ पॉजिटिव चीजें भी थी। एंड जब आप इस तरह का एक नया इकदाम उठाते हैं तो चीजें बुरी भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। वो विद टाइम नियत साफ हो तो वो जो चीजें होती है, गलत चीज होती है, वो भी सही हो जाती है विद टाइम। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा सर, चलें, ये तो बहुत इसके बारे में अच्छी बातें हो गई अबाउट द इंसाफ डॉक्टर्स फोरम। I'll come back to that towards the end. सर आपने डाइस इंस्टीट्यूट शुरू किया, एक कंटिन्यूइंग एजुकेशन डेंटल इंस्टीट्यूट, इसके पीछे क्या थॉट थी? एंड टू द व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, डाइस इंस्टीट्यूट मैंने खुद यहाँ पे एक पेरियोडोंटल सर्जरी वर्कशॉप अटेंड की थी, जो पहली आपकी हुई थी, डॉक्टर नौमान ने जो कराई थी, डॉक्टर नौमान सलीम आई थिंक। एब्सोल्युटली अमेजिंग वर्कशॉप। I was amazed कि मैंने इतने कम पैसों में इतना अच्छी वर्कशॉप कैसे अटेंड कर लिया, क्योंकि लाहौर में आप नहीं अटेंड कर सकते इतने कम पैसों में इतनी अच्छी वर्कशॉप। आई वाज एब्सोल्युटली अमेज्ड। डॉक्टर नौमान को अभी भी पता है कि हम लोग के जो लाहौर से बच्चे आए थे, मेरी एक दोस्त गई थी मेरे साथ, एक लाहौर से 2-3 और भी आए हुए थे, पेशावर से आए हुए थे। तो हम वी वर जस्ट अमेज्ड कि इतनी अच्छी क्वालिटी की वर्कशॉप एंड इतने कम पैसे देने पड़े। तो इस सब के पीछे क्या, आपने ये शुरू कैसे किया और क्यों शुरू किया? देखिए, जो आइडिया है इसके पीछे वो यही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें जो डेंटल एजुकेशन होनी चाहिए वो उस मयार की नहीं है, वो स्टैंडर्ड की नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। बिल्कुल ठीक है। सो सबसे मेन वजह तो ये है कि 3rd ईयर फाइनल ईयर हाउस जॉब, सबसे पहला ब्लेम तो मैं स्टूडेंट्स को खुद करूंगा कि वो उतना सीरियस होके उन चीज को लर्न नहीं करते। सो एटलीस्ट वो जो बेसिक चीजें हैं वो उसका एक पैशन होना चाहिए, उसको एक लर्न करने का पैशन होना चाहिए, वो उस वक्त उनमें नहीं होता। दूसरा ब्लेम ये आ जाता है डेंटल इंस्टीट्यूट के ऊपर, डेंटल स्कूल या डेंटल कॉलेज के ऊपर, कि अगर स्टूडेंट के अंदर वो पैशन नहीं है तो वो स्टूडेंट के अंदर वो पैशन जो है वो डालना या जबरदस्ती उनको चीजें सिखाना वो एक डेंटल कॉलेज की जिम्मेदारी है। डेंटल कॉलेज को
जिस चीज की वो फीस ले रहे हैं या जो चीज के लिए गवर्नमेंट ने उनको मैंडेट दिया है, उसके लिए उनको स्टूडेंट्स को जबरदस्ती वो चीजें सिखानी हो। सो अनफॉर्चुनेटली डेंटल कॉलेज लेवल के ऊपर हमारी बेसिक और एडवांस डेंटिस्ट्री बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो उस तरह की वो लर्निंग नहीं है। सो अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है डेंटल कम्युनिटी का, नुकसान हो रहा है, ठीक है। सो पेशेंट को वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रही जो ट्रीटमेंट वो डिजर्व कर। सो अब इस चीज के लिए दो चीजें हो सकती हैं, या आप डेंटल रिफॉर्म्स करें, ओवरऑल डेंटल इंस्टीट्यूट्स को ठीक करें, या फिर आप जो देखा आपने काफी अरसे से ये ट्रेंड डला हुआ है कि कंटिन्यूइंग डेंटल एजुकेशन है, उसके ऊपर डिफरेंट एकेडमीज बनी हुई हैं, तो वो आपको एक एक प्रोसीजर के ऊपर जिस हद तक वो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर आपको एजुकेट कर सकते हैं, वो उस स्टैंडर्ड के ऊपर आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली एंड रिटर्न ऑफ मनी है, एज अ बिजनेस भी है कि आपने अगर कोई चीज सिखानी है वो फ्री में तो हो नहीं सकती। हम तो और चाहेंगे कि इंटरनेशनल स्पीकर्स को बुलाएं, इंटरनेशनल फैकल्टी को बुलाएं कि वो आके सिखाएं, लेकिन ऑब्वियसली पैसों का इशू तो होता है। और अब स्टूडेंट जितने इतने ज्यादा फीस दी हुई है डेंटल कॉलेजेस को, उनसे दोबारा से इतनी ज्यादा पैसे लेना और उनको वही चीजें सिखाने की कोशिश करना जो कि एक डेंटल कॉलेज का काम है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी डेंटल की चीजें ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ अपडेट हो रही है, जिसका नॉलेज जो है वो शायद जनरल डेंटिस्ट को या बाकी जो डेंटल स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एज अ कंटिन्यूइंग डेंटल एजुकेशन हमें वो जो नई चीजें हैं बाहर जो हो रही हैं, जो रिसर्च हो रही है, उनको पाकिस्तान में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है, और हम जो डेंटिस्ट हैं हमारे उनको किस तरह उसके ऊपर एजुकेट करना है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंटिन्यूइंग डेंटल एजुकेशन। बिल्कुल सर, आपका मुझे बहुत अच्छा जवाब लगा है सर। इसी तरह मैं उस दिन यही सोच रहा था कि अगर यही इंसाफ कार्ड जो सेहत कार्ड है, अगर यही सेहत कार्ड डेंटल को कवर कर लेता है तो डेंटिस्ट्री एक इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल बन जाएगा पाकिस्तान में। तो जब इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल बन जाएगा तो अमेरिका में इतनी कंपनीज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रही हैं, ओवरजेट जैसी, जो कि बहुत आपके इस पूरे आप यहाँ पर उसको इनकॉर्पोरेट कर सकोगे और इतना ऑटोमेट हो जाएगा प्रोसेस। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे डेंटिस्ट को उस तरह से पता नहीं होती, बट आई थिंक वो आप सही कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यू एजुकेशन काफी फर्क पड़ सकता है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने वही डेंटल कॉलेजेस की बात की, तो उसी से मैं एक आगे क्वेश्चन पूछूंगा, दैट डू यू फील दैट देयर इज अ लैक ऑफ करियर काउंसलिंग इन आवर फील्ड, कि डेंटिस्ट को पता नहीं है कि जो एक फ्रेश ग्रेड होता है उसको पता नहीं है कि उसने अब आगे करना क्या है। देयर आर मेनी ऑप्शंस बट ही कैंट पिन पॉइंट व्हाट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम। बिल्कुल ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेटली डेंटल कम्युनिटी में मैंने एक बड़ी जेलसी देखी है। जो सीनियर हमारे टीचर्स हैं, हमारे सीनियर डेंटिस्ट हैं, आई डोंट नो कि उनको क्या इशू है कि वो अगर अपने जूनियर डेंटिस्ट को गाइड कर दें प्रॉपरली तो उसमें उनको सवाब ही मिलेगा, मैं तो यही कह सकता हूँ। और बीइंग डेंटल कम्युनिटी, आई थिंक जो हमारे जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, जितने भी सीनियर डेंटिस्ट हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने जूनियर्स को गाइड करें कि उन्होंने हाउस जॉब के बाद क्या करना है। एंड इवन आई थिंक इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द करिकुलम कि फाइनल ईयर से ही आप जो डेंटल स्टूडेंट्स हैं उनको कैरियर काउंसलिंग के ऊपर गाइड करना शुरू कर दें कि कौन से ऐसे डेंटल स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। बाहर जाना चाहते हैं तो उन किस एरिया में जाना चाहते हैं, उस एरिया के हिसाब से आप उनको फाइनल ईयर से गाइड करना शुरू कर दें बाहर जाने के। ये वेरी तो इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, उनको बताया जाए जो उनके डेंटल कॉलेजेस हैं कि पाकिस्तान में रहना है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की यही ऑप्शन है। और जो पाकिस्तान में रह के अपना क्लिनिक करना चाहते हैं उनको प्रैक्टिस मैनेजमेंट के ऊपर, हाउ टू रन अ सक्सेसफुल डेंटल क्लिनिक के ऊपर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि किस तरह आप पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान में अगर आप डेंटल क्लिनिक करते हैं आपने कहाँ पे रजिस्टर होना है, किस तरह आपने क्लिनिक की मार्केटिंग करनी है, किस तरह आपने पेशेंट के साथ पेश आना है, किस तरह आपने क्या चार्जेस रखने चाहिए पेशेंट से, किस लेने, कौन सी लैब्स अच्छी हैं,
इस सब के ऊपर आई थिंक डेंटल कॉलेज में ही इसकी एजुकेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। हमने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया था, मैंने और डॉक्टर आसिम ने मिलकर, जिसका नाम है पाकिस्तान डेंटल फोरम। हमने सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाया था कि हम जो लोग हमसे कांटेक्ट करें, हम उनको कैरियर काउंसलिंग कर सके उनकी। और उसके साथ साथ जितनी भी पाकिस्तान में जो डेंटल की जॉब्स हैं उनकी कमी होती है, तो जो भी एड्स वगैरह या जॉब्स वगैरह आती हैं तो हम उस ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं पाकिस्तान डेंटल फोरम में कि किसी ना किसी का कहीं ना कहीं फायदा तो हो जाता है। इसके अलावा भी अगर कोई भी जूनियर डेंटिस्ट है वो कैरियर काउंसलिंग के ऊपर या ख़ास तौर पे जिसने अपना क्लिनिक खोलना है और उसको मसला पेश आ रहा है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं डेंटल। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि डेंटल क्लिनिक में आई थिंक आई विल बी द जूनियर मोस्ट, मैं जिसने इतने बड़े लेवल का सेटअप किया। और इस वक्त मेरा क्लिनिक जो है वो पूरे इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा मशहूर क्लिनिक है। सबको मेरे क्लिनिक का पता है। ये तो और मैंने जो डेंटल क्लिनिक में जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसका ट्रेंड भी मैंने रखा है यहाँ पाकिस्तान इस्लामाबाद में, और आगे मैं इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ। आप देखिएगा अभी क्लिनिक की मार्केटिंग के हवाले से मैं कुछ और नई चीजें भी करने वाला हूँ, कुछ दिनों में आपके सामने आ जाए। आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ही आप ले आते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सोशल मीडिया का रोल जो डेंटिस्ट्री में है वो लोगों ने अब एक्सप्लोर करना शुरू किया है, ठीक है? तो उस रोल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म अब इन एनी प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आप डेंटिस्ट्री में सोशल मीडिया का क्या रोल देखते हैं? बहुत ज्यादा रोल है। आई थिंक डेंटिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का रोल है तो वो कम्युनिकेशन का रोल है। इवन आपके डेंटल स्किल्स से भी ज्यादा अगर कोई चीज आपकी अच्छी होनी चाहिए तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है जी आपका काम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपके स्किल्स भी अच्छे हैं कम्युनिकेशन के, आपका काम भी बहुत अच्छा है, तो ये वो दो चीजें हैं जो आपके पेशेंट को सेटिस्फाई करती हैं और आपके पेशेंट को दोबारा आपके पास आने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिस चीज को हम भूल जाते हैं, वो है कि पेशेंट पहली दफा कैसे आएगा क्लिनिक के ऊपर। ठीक है, पहली दफा कैसे आएगा क्लिनिक के ऊपर, उसके लिए भी डिफरेंट टूल्स है, डिफरेंट मीन्स है, बहुत तरीके हैं उस पे कि पेशेंट पहली दफा आपके क्लिनिक पे कैसे आए। पुराने जमाने में जाएं तो आप देखें कि जो ज्यादा सीनियर डेंटिस्ट हैं वो इस बात पे रिलाई करते हैं कि एक पेशेंट का अच्छा ट्रीटमेंट किया, वो किसी और को जाके बताएगा तो वो वाला पेशेंट जो है वो डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, वर्ड ऑफ माउथ इज द ओल्ड मेथड जिस पे सारे सीनियर डेंटिस्ट जो है उस पे रिलाई कर रहे हो। बिल्कुल। सेकंड आप देखते हैं, सेकंड जनरेशन आई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट ब्रोशर्स फ्लायर्स दिए और फिजिकली फ्लायर्स जो है वो लोगों को देना शुरू कर दिया। वाओ, यस। हियर कम्स द थर्ड स्टेप में ये है कि नाउ इन दिस जनरेशन वो फ्लायर्स, वो वर्ड ऑफ माउथ जो है, वो सब कुछ जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम हो गया। तो अब जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है वो आपका मैसेज, आपके क्लिनिक का मैसेज जो है वो आपने लोगों तक पहुंचाना है। अब उस लोगों तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट मीन्स हैं, और उसमें आजकल के दौर में जो सबसे अच्छा मीन है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप कोई ब्लॉग भी बना सकते हैं, आप वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं, तो बहुत सी ज्यादा सी चीजें हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग पॉडकास्ट कर इटसेल्फ सकते हैं। हाँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग इटसेल्फ एक समंदर है, उसके अंदर दुनिया बहुत सी है। डिफरेंट चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब मेरी रिकमेंडेशन तो जितने भी जूनियर डेंटिस्ट होते हैं, मैं तो उनको कहता हूँ कि आप शुरू से ही जो मुझसे जो भी मशवरा करता है, मैं उसको कहता हूँ शुरू से ही अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर दें। ब्लॉग आप बेशक उस पर पोस्ट ना कर रहे हो, नाउ योर क्लिनिक इज योर ब्लॉग। ओके, अब फिजिकली अब जो क्लिनिक पहले हम बनाते होते थे, अब आपका क्लिनिक जो है वो आपका ब्लॉग है। आप अपने क्लाइंट्स को अपने ब्लॉग पे इकट्ठा करना शुरू कर दें। जैसे ही आप फ्यूचर में अपना क्लिनिक बनाएंगे, वो सारे आपकी क्लाइंटेल पहले से बनी हुई होगी और आपने उसको सिर्फ अपने क्लिनिक पे ट्रांसफर करना। सर, आप पहले डेंटिस्ट हैं जिनका मैंने इंटरव्यू किया है, और मैं सोचता है कोई अच्छे खासे इंटरव्यू कर चुका हूँ जिन्होंने ये वाला जो पॉइंट है ना, ये रेस किया है कि आपका जो ब्लॉग है वो आपका क्लिनिक है। आप अपना डेंटल क्लिनिक का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओगे, वो एक हद तक चलेगा। अगर आपने अपने आप को मार्केट करना है, आपने अपने आप को एज ए डेंटिस्ट मार्केट करना है,
तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एज एन इंडिविजुअल डेंटिस्ट आप अपने आप को मार्केट करें. सो थैंक यू सो मच सर. आखिरी 2 सवाल है. एक जो सवाल है वो जरा डेंटिस्ट्री से हटकर है, वो यही है कि जो खान साहब है वो हैं कैसे. ठीक है, वो मतलब आपने आपने तो उनको पर्सनली मिले हुए हैं, तो ये तो खैर मैं अपने अपने लिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फैन. तो वो हैं कैसे, लाइक मतलब जो हमने तो उनको बहुत जोश और जुनून में देखा है ना हमेशा से, कि बस वो जलसों में और तकरीरें करते हुए देखा है. आपने उनको एक मीटिंग सेटिंग में देखा है, प्रोफेशनल सेट कैपेसिटी में देखा है, तो उस कैपेसिटी में वो कैसे हैं? सर आई ऑलवेज यूज द वर्ड, जो खान साहब के लिए मैं 2 वर्ड यूज करता हूँ, वो ये हैं कि एक तो वो बहुत पेट्रियाटिक है, पाकिस्तान का दर्द है उनके अंदर भरा हुआ. दूसरा जो मैं उनके लिए बारे में कहता हूँ वो ये है कि उनकी नीयत बहुत साफ है. और तीसरा उसके साथ वो करते हैं कि उनके अंदर एहसास है. ये 3 चीजें हैं कि जो उनके अंदर एहसास है, उनकी नीयत बहुत साफ है, और वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत पेट्रियाटिक. ये 3 चीजें हैं जो हमेशा मुझे खान के साथ जोड़े रखती है. बिल्कुल ठीक है सर. सर लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली सेकंड लास्ट छोटा सा ही है सर. सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आपने यूर रिलेटिवली यंग डेंटिस्ट, आपके आपके पास डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस तो नहीं है, वो जैसे 20-30 साल का एक्सपीरियंस, आप रिलेटिवली यंग डेंटिस्ट है, मगर माशाल्लाह से बहुत एक यंग उम्र में आपने क्लिनिक भी बना लिया है, वो भी बना लिया है, अपनी इंस्टीट्यूट भी है, योर जनरल सेक्रेटरी. व्हाट्स द फ्यूचर फॉर यू लाइक, कि आप अपने आप को अगले 10 साल में कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? ये तो आप मुझे अपने प्लान रिवील करने का कह रहे हैं. नहीं वैसे ही जस्ट ऊपर ऊपर से बता दें, डेप्थ में तो हम पूछ भी नहीं रहे. मगर आपके दिमाग में कुछ है, राइट? कुछ तो होगा कि मैंने अगले 10 साल में यहाँ पर होना है. तो थोड़ा सा अगर आप पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, आप यही क्लिनिकल की तरफ ही रहेंगे, या इस तरह का कुछ अगर. देखिए, आई हैव 2 थिंग्स इन माय माइंड. दोनों में से मैंने किसी को चूज नहीं किया. सो फर्स्ट थिंग इज कि मैं डेंटिस्ट्री में ही बहुत ज्यादा पीक पे जाऊं इंशाल्लाह. ठीक है, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लिनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से. और दूसरा मेरा ये है कि मैं हेल्थ रिफॉर्म्स के ऊपर काम करना चाहता हूँ. सो आई माइट बी अ सेनेटर और द हेल्थ मिनिस्टर इन फ्यूचर, इंशाल्लाह. मे बी आफ्टर 10 years. इन दोनों में से मैंने अब चूज करना है किसी एक चीज को. अच्छा. So, दोनों चीजें साइड बाय साइड नहीं चल सकती. चले. So, अभी स्टिल आई एम कंफ्यूज्ड कि इन दोनों में से मैं कौन चूज करूं. ठीक है, चलें. थैंक यू सो मच सर. लास्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा स्टार्टअप है छोटा सा, जो हम इंटरव्यूज कर रहे हैं डेंटिस्ट के, इसके बारे में हमें कोई अभी वैसे हमारे पास 15 मिनट्स हैं, अगर आप कुछ और बात करें. सर आपने बहुत अच्छे ना, मैं मुझे लग रहा था हमें टाइम बहुत चाहिए होगा, बट आपने मेरे सारे सवालों का इतना क्रिस्प जवाब दिया है. आई यूजली क्योंकि मैंने बहुत सीनियर डेंटिस्ट को भी इंटरव्यू किया हुआ है, वो जब एक सवाल के जवाब पे शुरू होते हैं तो वो बस फिर 15 मिनट एक सवाल का जवाब ही देते रहते हैं और ऑडियंस भी बोर हो जाती है. आपने बड़े अच्छे से, बड़ा फन तरीके से, बड़ा अच्छा इंटरव्यू हमारा गुजरा है, तो मैं भी बड़ा शौक हो रहा था कि हमारे पास अभी भी टाइम है और हमारा इंटरव्यू बहुत एक होलसम इंटरव्यू ये बनेगा. और आई एम श्योर असल में इतने इंटरव्यूज दे चुका हूँ ना कि आप मुझे एक्सपीरियंस हो गया है इन चीजों का. एक्सपीरियंस हो गया वही ना. जो और डेंटिस्ट होते हैं उनको आदत नहीं होती इंटरव्यू देने की, तो वो बस 15 मिनट एक ही सवाल का जवाब देते रहते हैं. मैं अभी लिटरली इंटरव्यू देते हुए, जैसे ही आपने पहले सवाल का जवाब दिया है ना, मैंने सोचा आपको इंटरव्यू देना आता है, क्योंकि आपने बहुत क्रिस्प और टू द पॉइंट और बड़ा अपने अपने अल्फाज का चुनाव बड़ा सही, नॉर्मल और बड़ा अच्छे से आपने जवाब दिया. तो आई वाज वेरी कि हाँ, डॉक्टर सईद को इंटरव्यू जरूर देना आता है. सर आखिरी क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टार्टअप ऑफ आवर्स, के जो हमने ये शुरू किया है इंटरव्यू डेंटल कम्युनिटी के लिए, यंग डेंटिस्ट के लिए, इसके बारे में कोई एडवाइस और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. थैंक यू सर. मैं आप यकीन माने कि मैं इंटरव्यू दे दे के तंग आ गया हूँ अब. तो अब मतलब ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैं अब वो जो है छोटे वाले चैनल्स को इंटरव्यू देना पसंद ही नहीं करता. वो आ जाता है ना एक कि अब यस सर, ARY और बिल्कुल जियो आता है, और समा आता पे है. आपने इंटरव्यू यस. दिया हो. लेकिन जब आपने मुझे अपने बारे में बताया, अपने डेंटल टॉक के बारे में बताया, तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड
कि मैंने कहा कि इट्स अ वेरी गुड स्टार्टअप। थैंक यू सो तो मच। मैं इनको लाजमी इंटरव्यू भी दूंगा, इनको अप्रिशिएट भी करूंगा और इंकरेज भी करूंगा। थैंक यू सो मच दिस इज सर। द राइट प्लेटफॉर्म जिससे आप डेंटिस्ट्री रिफॉर्म्स अचीव कर सकते हैं, जिसमें आप डेंटल कम्युनिटी में लोगों को मैसेज दे सकते हैं। सो ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे आप वो जो यंग डेंटिस्ट हैं बिल्कुल सर। उनको शुरू से ही गाइड कर सकते हैं आप कि आपने जाना किस तरफ है। थैंक यू सो और मच। ये जो यंग डेंटिस्ट हैं बेसिकली यही हमारे मुल्क का असासा है कि इन्होंने ही इस फील्ड को ऊपर लेके जाना है। जो डेंटिस्ट्री पाकिस्तान में आज बहुत निगलेक्ट हो रही है, उसमें मेन जो रीजन है वो हमारे डेंटिस्ट इटसेल्फ हैं। जब तक आप खुद अपने लिए कुछ नहीं करते, कोई और लोग या कोई और इवन आपकी गवर्नमेंट भी आपके लिए कुछ नहीं करती। हमारे सदर साहब डेंटिस्ट हो के भी अगर डेंटल कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे तो उसमें उनकी गलती नहीं है, उसमें हमारी गलती है कि हमारे जो डेंटिस्ट हैं वो उनसे फायदा नहीं ले रहे। उनके पास तो बहुत से काम होंगे ना। अब उनके पास जाना और उनसे डेंटल वाले काम लेना, ये आप जैसे लोगों का, यंग डेंटिस्ट का और पूरी डेंटल कम्युनिटी का काम है कि वो अपने इश्यूज को रेज करें। जब तक आप अपने इश्यूज को रेज नहीं करते, आप लोगों को बताते नहीं है कि आपको डेंटल में क्या क्या चीजों की जरूरत है, तो आप वो चीजें ले नहीं सकते। अब मैं आपको एक चीज, यहाँ से मुझे एक चीज याद आ गई कि मेरे पास जो डेंटल मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली सारी चीजें डेंटल की इंपोर्ट होती हैं, कोई भी यहाँ पे नहीं बना रहा। तो मुझे, मेरे पास ग्लो पार्क के जो ओनर हैं वो आए, उन्होंने मुझे कहा कि हम काफी अरसे से पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत से और लोगों ने डेंटल इक्विपमेंट इंपोर्ट करना शुरू किए हुए हैं, कुछ स्मगल होके आ रहे हैं डेंटल इक्विपमेंट। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें फैसिलिटेट करें ताकि जो पाकिस्तान में चीजें बना रहा है उसको कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। बिल्कुल। उस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, तो मैंने उनके साथ उनकी मीटिंग करवाई और मैंने उन्हें ये एक ही बात की कि वी शुड एनकरेज दोज पर्सन जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं डेंटल की। एंड सेम इज द केस विद एन एनेस्थेटिक कार्ट्रिज, जो आपने अक्सर देखा होगा मार्केट में शॉर्ट हो जाती है आपकी जो लोकल इंजेक्शन है आपका लाइडोकेन, और फिर ब्लैक में बेचना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये है कि वो इम्पोर्ट हो रही है। अच्छा। अब हमायूं डेंटल सप्लाई वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी है। अच्छा। उनका केस भी आया मेरे पास, मैंने हेल्थ मिनिस्टर से उनके ऊपर भी बात की कि एटलीस्ट उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्वालिटी बेहतर करने की जरूरत है, तो हमें वो चीज करनी चाहिए और हमें अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ऊपर उठाना चाहिए ताकि हमारी इंपोर्ट कम हो और हम ये चीजें बनाएं पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान में चीजें बने और उसके बाद हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। बिल्कुल सर, वाह, चले, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। थैंक यू सर। आपको कभी मेरी कोई जरूरत हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। और आई एम अवेलेबल एवरी टाइम। आप मुझे मैसेज करें, आपका नंबर मैंने सेव कर लिया है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। जब भी कोई जरूरत हुई आपको, तो आपके इस इनिशिएटिव के लिए आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल। Thank you so much, sir. Thank you so much for taking time out. Amazing interview. One of my favorite interviews. बहुत मजा आया मुझे ये interview लेने में, honestly. And thank you so much once again. Thank you. Thank you.